अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। बात करेंगे गोल्ड प्राइस की जो इस वक्त बहुत ज़्यादा राइज कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। करेंसी का ऑल्टरनेटिव हो सकता है ये या नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे। क्या चाइना गोल्ड का सबसे बड़ा बायर है इस वक्त, और इसके अलावा जो प्राइस फ्लाई कर रही है क्या वो ओरिजिनल प्राइस है कि नहीं। बात करेंगे सर आमिर से। ये आज का हमारा प्रोग्राम है और डिस्कशंस हैं हमारी। तो सर कैसे हैं आप? जी फातिमा, आप कैसी हैं? ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर गोल्ड प्राइस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कितनी और बढ़नी है ये आप प्लीज हमें बताएं। अच्छा, गोल्ड प्राइस जो है ना ग्लोबली वो एक चीज के इर्द गिर्द घूमती है एंड दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। जब आपकी ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो, यानी कि वॉर सिचुएशन हो और वॉर के चांसेस हो, तो गोल्ड की प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर करेंसीज अनसर्टेन पोजीशन पे जाना शुरू हो जाती हैं। अब आप ग्लोबली देखें, एक कुछ ऐसी वॉर्स चल रही हैं। एक तो यूक्रेन और रशिया की वॉर है, उसका एक इम्पैक्ट है। उसका पेट्रोलियम की प्राइस पे इम्पैक्ट आ रहा है। फिर उसके बाद अभी एक इसराइल और मिडल ईस्ट में एक वॉर जो कि एक बड़े 1 साल तक लड़ी गई। फिर इसी तरह सूडान में एक इंटरनल एक वॉर चल रही है। तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंक्लूडिंग वेनेजुएला, वहाँ पे भी एक वॉर हुई है, छोटी सी एक चले एक झड़प हुई, एक कब्जा ही हो गया एक मुल्क का एक दूसरे मुल्क के ऊपर। तो ये सारी चीजें अनसर्टेनिटी की तरफ जाती है। अनसर्टेनिटी हमेशा एक चीज को बूस्ट करती है, दैट इज द प्राइस ऑफ गोल्ड। अब 90s, पूरा 90s यानी 2000 तक, 2004 तक मुझे अच्छी तरह याद है कि हांगकांग में जब मैं होता था तो गोल्ड की प्राइस रोजाना वहां पे खुलती थी एज पर ऑन्स $357, $57.20, $57.60, $30, $20। अच्छा, वो पूरा एक डेकेड मैंने देखा कि प्राइस स्टेबल रही। और स्टेबल किसके गिर रही? $357, लाइक समथिंग, कुछ सेंट ऊपर कुछ सेंट नीचे, और उसी पे गोल्ड ट्रेड होता रहा। और वही प्राइस पूरी दुनिया में एप्लीक कर रही होती थी, और ये प्राइस खुल रही होती थी हांगकांग से। अब लेकिन अब कहां पे आके फर्क आना शुरू हुआ? उसके बाद गोल्ड की प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई 2000 की सेकेंड डेकेड में। और उसकी भी रीज़न क्या थी? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या कि आपके जो गल्फ में पोजीशन थी वो ठीक नहीं थी। अमेरिका वाज ऑलरेडी इन वॉर, ईरान इस पे अफगानिस्तान पे उसने हमला कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें मिल के ना, तो वो एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही है कि द लूजिंग साइड मे नॉट बी ऑन अ रिस्क विद इस करेंसी वैल्यू किसी भी तरीके से। तो इसलिए फातिमा, आप ये समझें कि ये जो गोल्ड प्राइस है ये अभी भी जो अनसर्टेन होती जा रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो स्ट्रैटेजिकल आपकी इंस्टेबिलिटी है जो कि ग्लोबली इस वक्त देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया। गोल्ड की बाइंग तो कर रहे हैं, बट सर क्या ये करेंसी का ऑल्टरनेटिव हो सकता है? अच्छा, अब गोल्ड जो है ना, ये हमेशा से एक सोर्स रहा है करेंसी के ऑल्टरनेटिव के तौर पे पूरी दुनिया में। गोल्ड भी रहा है, सिल्वर भी रहा है, बल्कि मुख्तलिफ जो धातें होती हैं। मैं एक चीज़ आपसे, यानी मैंने वो रुपया देखा हुआ है चांदी का, जो कि रुपया होता था और वो रुपया ही होता था। मेरे फादर ने मुझे दिखाया कि ये चांदी का है, ये 1 रुपया और ये 1 रुपया। फिर हम कहते होते थे इसमें खोट है। आपका खोटा सिक्का, वो खोटा सिक्का क्या होता था कि आपके उस सिक्के के अंदर कोई और धात मिक्स तो नहीं है। इसी तरह ये जो अशरफी का कॉन्सेप्ट है, दिनार, रियाल, ये जो चीजें हैं ये सारी तब से ही हमारे साथ चल रही थी। अब ये और उस मेटल की एक वैल्यू होती थी। आप ये खाली ये ना कहें कि खाली गोल्ड की वैल्यू होती थी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, उसकी सब हर एक की स्पेसिफिक वैल्यू होती थी और वो उसी वैल्यू पे ट्रीट किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता हम प्रिंटेड करेंसी नोट पे आ गए, लेकिन करेंसी नोट का कभी भी ये मतलब नहीं है कि आपके पास बैकअप पे बैंक्स उतना रिजर्व, फॉरेन रिजर्व रखते हैं या गोल्ड रखते हैं फिर वो नोट छापते हैं। वरना तो कोई भी बैंक ढेर सारे नोट छाप के अपनी आवाम में बांटते। ऐसे है? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो अब आपके पास दो चीजें होती हैं रिजर्व की सूरत में। नंबर 1 आपके डॉलर, और नंबर 1 आपका सोना, और नंबर 2 आपके पास फॉरेन रिजर्व्स इन शेप ऑफ डॉलर है, रियाल है, पाउंड है, जो भी है। दुनिया की स्टेबल करेंसीज को भी फॉरेन रिजर्व ही माना जाता है। तो अब पूरी दुनिया इस वक्त किस चीज पे शकी हो रही है? वो इस चीज पे शकी हो रही है कि अब एक इतना बड़ा एक जो है वो क्रिएट किया जा रहा है हवा। ये हवा है,
यानी गोल्ड आज अपनी असल प्राइस से 1200% ऊपर चला गया है। देखिए, ये पूरी दुनिया की ना एक सिस्टम जो है वो चेंज होने जा रहा है, और वो सिस्टम क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहा कि चाइना सबसे बड़ा बायर है, लेकिन चाइना में गोल्ड मार्केट ऐसा जैसे हमारे मुल्क में गोल्ड मार्केट है ऐसे नहीं है। वहां पे गोल्ड से ज्यादा लोग डायमंड ज्वेलरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और हमारी तरह ये मोटे मोटे हार, फैले हुए हार, ये फैलाव हार, ये चीजें नहीं है वहां पे। वहां पे अगर है भी है तो वो सॉलिड गोल्ड की फॉर्म में है, और इतना बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है। लेकिन गोल्ड की कंजम्पशन कहाँ है सबसे ज्यादा, वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में। जो इसके इंडक्टर्स होते हैं, जो बहुत से प्रिसाइज टांके होते हैं, वहां पे आपको गोल्ड की जरूरत होती है, और प्योर गोल्ड की, प्योर सिल्वर की जरूरत होती है। गोल्ड इज द बेस्ट इंडक्टर। इसकी सबसे बड़ी कंजम्पशन वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में। आपकी जितनी माइक्रोचिप है, ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का, और वो कहां कंज्यूम कर रहा है, वो एक ही जगह पे कंज्यूम कर रहा है, दैट इज ऑल इन दैट प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। सो सिमिलरली इज विद चाइना ऑल्सो। लेकिन मैं इस बात को आपकी को समझता हूं कि ये फिनोमेना कुछ और बन रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि चाइना इज अ बिग बायर, ताइवान इज अ बिग बायर। चाइना अगर इस वक्त ये समझ रहा है कि वो, उन्होंने जैसे अपने जो बॉन्ड्स थे, जो डॉलर बॉन्ड्स थे, उनको रिलीज भी कर दिए है, और ये एक पूरी दुनिया में एक वॉर चल रही है, और ये वॉर है इकोनॉमी की। ये गोल्ड की वॉर नहीं है, ये वॉर इकोनॉमी की है, इकोनॉमी एंड डोमिनेंस। और डोमिनेंस किसकी होगी वो ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि सबसे बड़ा बायर कहा तो जा रहा है ये लोग, दो लोग हैं, लेकिन एक और कंपनी है जो कि अमेरिकन कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है, जिसने ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने 145 टन सोना खरीद लिया है। 145 बट सबसे ज्यादा जो गोल्ड माइनिंग होती है वो वेस्ट अफ्रीका और इन साइड्स पे होती है ना? इन साइड पे होती माइनिंग पूरी दुनिया में। अब वो जब प्योरीफाई होके जाता है बिकने के लिए ना, तो उसकी इंटरनेशनल जो है वो प्राइसेस वो कहीं और सेटल होती हैं। ओके, और वो डॉलर्स में होती हैं? वो डॉलर्स में होती हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज जो सबसे बड़ा LME जिसे कहा जाता है, उसे LME। बट गोल्ड की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है कि दुबई है? नो, दैट इज फॉर द ज्वेलरी। दैट इज फॉर ज्वेलरी, जस्ट फॉर द ज्वेलरी। अच्छा, अब उस कंपनी अगर इतना बड़ा गोल्ड बाय किया है, तो एंड मुमकिन है कि ये एक चीज कोलैप्स करेगी, या गोल्ड कोलैप्स करेगा या डॉलर कोलैप्स करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली डॉलर कोलैप्स नहीं करेगा। ये इतना बड़ा ग्लोबल सट्टा होगा जहां पे अमेरिका इतना बड़ा इनिशिएटिव उठा जाएगा कि वो पूरी दुनिया में गोल्ड की प्राइस को इतनी हाई पे ले गए कि जो कि इतनी अननेचुरल प्राइस है, और उस अननेचुरल प्राइस से जब वो सेल करके बाहर निकलेंगे, तो मेरी प्रेडिक्शन आज है कि गोल्ड की प्राइस कई 100 गुना नीचे आ सकती है, कई 100 गुना। और कई 100 गुना नीचे आने का सबसे बड़ा फायदा किसी होगा, अमेरिका को। अमेरिका ने वो गोल्ड मार्केट में बेच के एक बड़ी तादाद में डॉलर्स उठा लिए होंगे। उसके बाद वही गोल्ड नीचे आता आता एक ऐसे सतह पे आ जाएगा कि जो शायद उसकी कम तरीन सतह होगी, और वो अगर कम तरीन सतह पे आ गया तो उसका नुकसान बहुत सारे मुल्कों को होगा। चाइना डेफिनेटली दे विल बी वेरी कंसर्न। अगर मैं ये बात कर सकता हूं तो चाइनीज भी बड़े समझदार हैं, उन्हें भी इस चीज का पता है। तो ये जो गोल्ड के गुब्बारे में जो हवा भरी जा रही है ना फातिमा, ये हवा रेज हो कैसे सकता है? मतलब कि मैंने आपको रीजन बताई, अनसर्टेनिटी। आप आज भी, और ये ग्लोबल सट्टा है, ये मैं आज आपको एक बात कह रहा हूं, इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ह्यूज पैसा कमा के बाहर निकल जाएंगे, और वो बाहर निकल जाएंगे लेकिन फंसेंगे आप जैसे, मेरे जैसे और बहुत से छोटे छोटे इदारे, वो कंगाल हो जाएंगे। मैं आपको हमेशा मैं कहता हूं कि मेरे पास भी कुछ रिया कवा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई अजम्पशन है, और मेरी अजम्पशन ये है कि ये जिस दिन कोलैप्स किया, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस फायदा उठा के बाहर निकल जाएंगी, और पूरी दुनिया में एक दफा इकोनॉमिकल कोलैप्स आएगा, और बहुत बड़ा कोलैप्स आएगा। और ये काम दो चीजें कर सकते हैं, या तो ये अमेरिकन इकोनॉमी को ग्राउंड कर देगा, या इसको बूस्ट कर देगा। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, द अमेरिकन आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, चाइनीज आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी स्मार्ट, लेकिन ये इनके अंदर का एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये गोल्ड प्राइस नहीं है। बट सर, सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है फायदा कौन उठाएंगे?
सबसे ज्यादा फायदे वो उठा जाएंगे जो इसकी पीक पे इसको सेल कर देंगे। आज अगर मार्केट में एक रूमर आ जाए कि ये कंपनी गोल्ड अपना रिलीज करना चाह रही है मार्केट में, कोई भी एक बड़ी कंपनी, मैं कुछ का नाम, एक लॉटेव शायद कंपनी है, उनका नाम इस तरह से ही है कुछ, तो वो अगर रिलीज करना चाह रही है तो आपको ये अंदाजा नहीं है कि वो उसके बाद गोल्ड की प्राइसेस कितनी शार्पली डाउन हो सकती हैं। या अमेरिकन डॉलर के साथ आप इसको किसी तरीके से इंगेज कर रहे हैं या डिसंगेज कर रहे हैं, ये भी एक फिलॉसफी है। अगर वो भी हो जाता है तो इसकी प्राइसेस बड़ी तेजी से नीचे गिर सकती हैं। इट इज वेरी अननेचुरल, इट इज वेरी अननेचुरल। ये जो प्राइस है इट इज वेरी अननेचुरल। जो लोग कह रहे हैं कि जी पता नहीं सोने को कोई आग लगी हुई है, सोना खरीद लो, सोने को वाकई लग रहा है कोई आग लगी हुई, क्योंकि अभी खैर इस वक्त जो प्राइस इसकी फ्लाई कर रही है जितनी भी, क्या ये ओरिजिनल प्राइस है? नहीं, मैंने तो आपको पहले एक प्राइस बताई है कि $357 पर ऑन्स प्राइस होती थी, आज $5,000, 1200 गुना प्राइस ज्यादा उसकी, 1300 गुना। यानी ये इतनी अननेचुरल। अब पेट्रोल है ना, पेट्रोल की प्राइस $50, $60, $70 पर बैरल हो सकती है, $100 पर बैरल हो सकती है, लेकिन आप ये कहते हैं कि जी $500 पर बैरल, तो वो अननेचुरल प्राइस है। तो अब ये जिस जगह पे सोना खड़ा है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल सट्टा है, और इस पे बहुत से मुल्क भी डूब सकते हैं और बहुत सी आवाम तो डूबेगी। चलें ठीक है सर, ये तो अब देखते हैं कि सोना इनको आसमान पे पहुंचाता है कि जमीन के अच्छा, ये भी एक लफ्ज है, एट एनी कॉस्ट डूबेगी। एट एनी कॉस्ट डूबेगी। वो कोलैप्स करने पे होता है कि देखते हैं कि क्या होता है आगे, इंटरनेशनल मार्केट पे इनका क्या लेवल जाता है और नेशनल मार्केट में क्या लेवल जाता है। तो इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।